जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल SRM एजुकेशन पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का चैप्टर कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति क्या है, वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में देखेंगे। ये जो चैप्टर है आप सभी को बहुत ही मस्त, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे विषय विस्तार। ठीक है, अगर आपको स्पीड कम बेस लगे तो आप अपना कर लीजिएगा। ठीक है, कार की गणना, किए गए कार्य की प्रकृति, कार्य का न्यूनतम मान, ऊर्जा के प्रकार, गतिज ऊर्जा यानी ऊर्जा के प्रकार गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के अंतर, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा रूपांतरण या स्थानांतरण, ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, शक्ति, ऊर्जा तथा शक्ति में अंतर, शक्ति के विभिन्न मात्रक, ये सब हम लोग चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कार्य से वर्क। यानी आम भाषा में कोई कहता है कि का करे जाता रहता काम करे जाता नहीं, तो वही है तो कार्य, यानी कोई चीज़ को करना वही तो है कार्य। ठीक है, लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है, बहुत सारे नियमों के थ्रू चलता है ये साइंस। ठीक है, यानी कह रहा है कार्य वह भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें किसी पिंड यानी वस्तु पर बल लगाकर उसे उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है। यानी कहा जा रहा है जैसे कि ये मेरा जो पेन है, समझ लीजिए धरती से लगा हुआ, हम इसको ठेल रहे हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इस पर हम जो बल लगा रहे हैं, जो स्थान परिवर्तन करता है उसी को तो हम बोलते हैं कार्य। ठीक, किसको बोलते हैं, कार्य। यानी कह रहा है कार्य वह भौतिक प्रक्रिया है जिसमें किसी पिंड पर बल लगाकर उसे उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। इस प्रकार कार्य के लिए दो आवश्यक तत्व होते हैं। पहला हो गया पिंड के आरोपित बाह्य बल, यानी पिंड द्वारा आरोपित बाह्य बल, और पिंड का विस्थापन। ठीक है, यानी पिंड पर आरोपित बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, और दूसरा कह रहा है पिंड का विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। यानी कह रहा है अगला पॉइंट कह रहा है किसी पिंड पर बल लगाने पर पिंड का विस्थापन बल की दिशा में और बल की दिशा में एक निश्चित कोण पर बने हुए भी हो सकते हैं। यानी किसी पिंड पर बल लगाने पर पिंड का विस्थापन बल की दिशा में और बल की दिशा में एक निश्चित कोण पर बने हुए भी हो सकते हैं। इसे विस्थापन के बल की दिशा के अनुदिश घटक कॉस थीटा से प्रदर्शित किया, किससे प्रदर्शित किया जाता है, कॉस थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ थीटा बल एवं विस्थापन की दिशाओं के मध्य का कोण होता है। यानी कह रहा है थीटा बल एवं विस्थापन की दिशाओं के क्या होता है, मध्य का कोण होता है। यानी कह रहा है किसी पिंड यानी वस्तु पर बल लगाने पर पिंड का विस्थापन यानी क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, विस्थापन बल की दिशा में और बल की दिशा में एक निश्चित कोण बनाते हुए भी हो सकता है। इसे विस्थापन के बल की दिशा के अनुदिश घटक कॉस थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ थीटा क्या है, यानी थीटा बल एवं विस्थापन की दिशाओं के मध्य का कोण होता है। अब आते हैं कार्य की गणना यानी कैलकुलेशन ऑफ वर्क। कार्य की गणना यानी कह रहा है यानी किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा से किसी निश्चित कोण पर हुए विस्थापन के परिणामों का गुणनफल होता है। यानी कह रहा है किसी वस्तु पर किया गया कार्य, उस वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा से किसी निश्चित कोण पर हुए विस्थापन के परिणामों को गुणनफल को क्या कहते हैं, ये आरोपित जो बल होते हैं वो कार्य होते हैं। ठीक है, यानी कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना बल की दिशा में एक निश्चित कोण पर विस्थापन। यानी कार्य बराबर क्या होता है, बल यानी बल की दिशा में विस्थापन, बल गुने बल की दिशा में एक निश्चित कोण पर विस्थापन, यानी W बराबर एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यानी कह रहा है अगला पॉइंट कह रहा है यानी कार्य का SI मात्रक जूल होता है। कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जिसे J से प्रदर्शित किया जाता है। कार्य का एक अन्य मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है। कार्य का एक अन्य मात्रक क्या होता है,
न्यूटन मीटर भी होता है। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। यानी कह रहा है, यानी कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है, जिसे सूचित किया जाता है। कार्य का एक अन्य मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर बल की दिशा में कोई कार्य करता है, यानी वस्तु विस्थापित होता है, तो 1 मीटर किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। अगर 1 मीटर कार्य कर रहा है तो क्या कहलाएगा? 1 जूल होगा। अब सीजीएस प्रणाली में कार्य का मात्रक अर्घ होता है। सीजीएस प्रणाली में कार्य का मात्रा क्या होता है? अर्घ होता है। यानी 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है। यानी 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 के पावर 7 अर्घ होता है। क्या होता है? 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है। ठीक है, अब किए गए कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क डन, यानी किए गए कार्य की प्रकृति, किए गए कार्य की प्रकृति कह रहा है जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है, यानी जब किसी वस्तु पर हम क्या करते हैं? बल लगाते हैं, तो उस बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। यानी कह रहा है, यानी विस्थापन, यानी कार्य शून्य कब हो सकता है? जब वो विस्थापन है। ठीक है, ठीक है, यानी जब किसी पिंड यानी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो सकता है? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। ठीक है, पहला चलिए देखते हैं धनात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्क। यदि किसी पिंड पर आरोपित बल, यदि किसी पिंड पर यानी यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल की दिशा तथा वस्तु के विस्थापन की दिशा के मध्य न्यून कोण 0 डिग्री क्या हो? 0 डिग्री तो अधिक, तो 0 डिग्री रहेगा तो अधिक, परंतु 90 डिग्री से कम हो तो किया गया कार्य क्या हो सकता है? धनात्मक कार्य कहलाता है। यानी कह रहा है 0 डिग्री हो तो अधिक, 0 डिग्री हो तो अधिक कार्य, परंतु 90 डिग्री से कम हो तब भी किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक कार्य कहलाता है, पॉजिटिव वर्क कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं फिगर दिया है धनात्मक कार्य का, यानी ये रहा हमारा एफ फोर्स, यानी 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा। ठीक है, यानी बड़ा होगा 90 डिग्री से, यानी पिंड की गति की दिशा डायरेक्शन है। ठीक है, यानी कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है। कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 होता है। कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है। कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। अर्थात एफ डी कॉस थीटा का धनात्मक मान होगा। यानी क्या होगा? एफ यानी कॉस थीटा, यानी जो कार्य होता है एफ डी कॉस थीटा का धनात्मक मान होगा। ठीक है, इस मामले में चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है किसी वस्तु को ऊपर उठाना, वस्तु को ऊपर उठाना, मेज पर रखी पुस्तक को खिसकाना, कुली द्वारा ट्रेन में सामान चढ़ाना आदि धनात्मक कार्य के उदाहरण है। यानी कह रहा है कि किसी वस्तु को ऊपर चढ़ाना, ठीक है, यानी किसी वस्तु को ऊपर चढ़ाना, मेज पर रखी पुस्तक को क्या करना? खिसकाना, यानी मेज पर जो यानी टेबल पे है, यानी किताब को क्या करना? ढकेलना, कुली द्वारा ट्रेन में सामान चढ़ाना आदि धनात्मक कार्य के उदाहरण है। अब धनात्मक कार्य यह दर्शाता है कि पिंड पर यानी वस्तु पर आरोपित बल यानी वस्तु की गति के समर्थन करता है। यानी वस्तु का गति का क्या करता है? समर्थन करता है, उसकी गति में सहायक है, उसकी गति में क्या है? सहायक है। ठीक है, अब आते हैं कार्य का अधिकतम मान। यानी कार्य का अधिकतम मान कब हो सकता है? चलिए देखते हैं। कह रहा है यानी यदि पिंड पर आरोपित बल तथा उसके विस्थापन की दिशाओं के मध्य 0 डिग्री का कोण हो तो किया गया कार्य का मान अधिक होगा। यानी 0 डिग्री अगर कोण हो तो उसका मान क्या हो जाएगा? अधिक होगा। यानी कह रहे यदि पिंड पर आरोपित बल तथा उसके विस्थापन की दिशाओं के मध्य 0 डिग्री का कोण हो तो किए गए कार्य का मान क्या होगा? अधिक होगा। किए गए कार्य का मान क्या होगा? अधिकतम होगा, सबसे अधिक होगा। ठीक है, अगर हम 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे, तो उसका मान क्या हो जाएगा? कम होगा या शून्य होगा? कम होगा या शून्य होगा। ठीक है, यानी W बराबर एफ डी कॉस थीटा, यानी एफ डी कॉस थीटा यानी 0 डिग्री, एफ डी बराबर 1, एफ डी इंटू 1 यानी एफ डी। ठीक है, अब आता है दूसरा
ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य कब होता है? निगेटिव वर्ग। यानी यदि किसी पिंड पर आरोपित बल तथा पिंड के विस्थापन की दिशा के मध्य का कोण 90 डिग्री हो। यानी कह रहा है यदि किसी पिंड पर यानी कि यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा पिंड के विस्थापन की दिशा के मध्य का कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम हो अथवा बराबर हो, तो किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है। यानी समझिए कि ये हो गया, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे होगा 180 डिग्री, ठीक है, यहाँ से चला यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी इसके बीच में 90 से 180 के बीच या इससे बराबर हो तो कार्य क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। कैसे होगा? चलिए देखते हैं। ठीक है, यानी फिगर ऐसे बना दिया है, यानी कह रहा है कि 90 डिग्री बीच में थीटा और लेस देन इक्वल टू 180, ठीक है, यानी इसके बीच में होगा तो क्या होगा? कार्य ऋणात्मक। 90 से 180 के बीच में अगर आता है तो कार्य क्या होगा? निगेटिव होगा। यानी कॉस 120 डिग्री 1/2 यानी कॉस 135 डिग्री 1/√2 कॉस, यानी ये कॉस 135 क्या होगा? 1/√2 कॉस 150 डिग्री यानी √3/√2 कॉस 180 डिग्री बराबर -1। ये सब क्या होगा? यानी W बराबर FD cos थीटा, यानी इसका मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब है जब किसी गेंद को ऊपर की ओर उछाला जाता है, जब किसी गेंद को ऊपर की ओर उछाला जाता है तो उस गेंद पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है। यानी जब हम किसी गेंद को ऊपर की ओर उछालते हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है, जबकि गेंद का विस्थापन गति ऊपर की ओर लगता है। यानी गति कहाँ लगता है? ऊपर की ओर होता है। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में ऋणात्मक कार्य होता है। क्या होता है? ऋणात्मक कार्य होता है। गेंद को ऊपर की ओर उछाला जाना, गेंद की गति की दिशा, ठीक है, थीटा बराबर 180 डिग्री, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा, यानी कार्य ऋणात्मक होगा। कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अब है ऋणात्मक कार्य यह दर्शाता है कि पिंड पर आरोपित बल पिंड की गति के विरोध करता है। यानी कह रहा है ऋणात्मक कार्य यह दर्शाता है कि यानी वस्तु पर आरोपित जो आरोपित बल वस्तु की गति का विरोध करता है, वस्तु का गति का क्या करता है? विरोध करता है, अर्थात उसकी गति में बाधक है, उसके गति में क्या है? बाधक है। ठीक है, अब आता है कार्य का न्यूनतम मान, कार्य का न्यूनतम मान या शून्य कार्य। ठीक है, यदि पिंड पर आरोपित बल तथा उसके विस्थापन की दिशाओं के मध्य 180 डिग्री का कोण हो, यानी कह रहा है यदि पिंड पर आरोपित बल तथा उसके विस्थापन की दिशाओं के मध्य का कोण 180 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा? न्यूनतम होगा। कार्य क्या होगा? न्यूनतम होगा। W बराबर FD cos थीटा, यानी FD cos थीटा यानी 180 डिग्री, FD बराबर माइनस यानी 180 बराबर -1 यानी -FD होगा, -FD हो गया। ठीक है, अब आते हैं शून्य कार्य के बारे में जानते हैं। कह रहा है शून्य कार्य यानी 0 वर्ग। शून्य कार्य की 3 स्थितियां संभव है। शून्य कार्य की 3 स्थितियां संभव है। कैसे है? चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है जब विस्थापन शून्य हो जाए, जब विस्थापन ही शून्य हो जाए। विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यदि किसी पिंड यानी वस्तु पर बल आरोपित करने के बाद भी उसका विस्थापन न हो, यदि किसी वस्तु पर बल आरोपित करने के बाद भी उसका विस्थापन क्या हो? विस्थापन न हो, यानी शून्य विस्थापन हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। यानी करें यदि किसी पिंड पर आरोपित बल के कारण बाद भी उसका विस्थापन न हो, यानी शून्य विस्थापन हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। यानी कह रहा है अगर हम माथा पे लिए हुए कोई चीज़, अगर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो गया? वहाँ अस्थिर है, लेकिन कितना माथा भारी लग रहा है, आपने कोई काम नहीं किया। साइंस में कहा है कि जब तक आप एक स्थान से दूसरे स्थान यानी परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक आपने कोई काम नहीं किया है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यानी शून्य यानी कार्य क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, यानी अब समझिए किसी ट्रैक्टर को हम ट्रेन को खींचना चाह रहे हैं, ट्रैक्टर से। ट्रेन से तो ट्रैक्टर खिंचाएगा नहीं, ट्रैक्टर से ट्रेन को खींचना है, ट्रैक्टर से ट्रेन को खींचना, क्या खिंचाएगा? नहीं। तो क्या हो जाएगा? वो जहाँ पे रह गया, कितना हुआ मेरा तेल खर्चा करे, तो विस्थापित नहीं हुआ, यानी परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? कार्य शून्य हुआ। कितना हो तेल जरे कुछ भी हो, ये समझिए। ठीक है, अब है आगे देखते हैं। अब है
अब है जब आरोपित बल शून्य हो, कब, यानी कह रहा है जब आरोपित बल शून्य हो, यदि किसी वस्तु पर शून्य बल आरोपित हो रहा हो, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल क्या हो, शून्य आरोपित हो रहा हो, यानी हो रहा परंतु फिर भी उसका विस्थापन हो रहा हो, तब भी किया गया कार्य शून्य होगा। यानी यदि किसी वस्तु पर शून्य बल आरोपित हो रहा है, शून्य बल क्या हो रहा है, आरोपित हो रहा है, परंतु फिर भी उसका विस्थापन हो रहा हो, तब भी वो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी विस्थापन का होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु हम चल दिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ गए, फिर से यहाँ आ गए, ठीक है, तो विस्थापन का मतलब हुआ फिर से जब जहाँ थे वहीं पर आ गए, तो इसका मतलब आपने कोई काम नहीं किया, शून्य कार्य हो गया। तो वही कह रहा है यानी जब आरोपित बल शून्य हो जाए, यदि किसी वस्तु पर शून्य बल आरोपित हो रहा हो, यानी यहाँ से गया फिर से वहीं आ गया, यानी उसका विस्थापन हो रहा हो, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तीसरा कह रहा है बल एवं विस्थापन की दशाएं परस्पर लंबवत हो, यानी बल एवं विस्थापन की दशाएं परस्पर लंबवत हो। कह रहा है यदि वस्तु पर आरोपित किए गए बल की दिशा तथा वस्तु के विस्थापन की दिशा के मध्य 90 डिग्री का कोण हो, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण हो, तब किया गया कार्य शून्य होगा। किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, खड़ा हो जाएगा, यानी कोई चीज़ यहाँ से आपको कुछ दूर जाना है तो 90 डिग्री में माथा पे कोई चीज़ खड़ा लेके खड़े हैं यहाँ पे, लेकिन हम आगे पीछे नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 90 डिग्री पर रखा हुआ है, थीटा पर 90 डिग्री, यानी आगे पीछे नहीं हो रहा है, यानी W बराबर एफ डी कॉस थीटा, यानी एफ डी कॉस थीटा 90 बराबर 0, यानी एफ डी यानी 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। अब एक कार्य ऊर्जा के वैकल्पिक मात्रा को जूल में देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कार्य ऊर्जा के वैकल्पिक मात्रा के जूल में, यानी कह रहा है एक अर्ग बराबर कितना होता है, 10 के पावर -7 जूल, यानी 10 के पावर -7 जूल, 10 का पावर -7, एक अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल। अब है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 गुना 10 का पावर -19 जूल होता है, 1.6 गुना 10 का पावर -19 जूल। एक किलो कैलोरी, एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.184 जूल, 4.184 जूल होता है। एक किलो कैलोरी बराबर कितना होता है, 4184 जूल। एक किलो कैलोरी बराबर कितना होता है, 4184 जूल। एक किलो कैलोरी बराबर कितना होता है, यानी 4184 जूल, 4184 जूल होता है, ठीक है। अब है एक वाट घंटा, एक वाट घंटा बराबर कितना होता है, 3600 जूल होता है, यानी 3 कितना होता है, 3.6 मेगा जूल होता है। एक घंटा बराबर कितना होता है, 3600 जूल, यानी 3.6 मेगा जूल होता है। अब एक किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल होता है। एक किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल होता है। अब है एक किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 का पावर 6 न्यूटन मीटर होता है। एक किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 का पावर 6 न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। अब है ऊर्जा एनर्जी के बारे में आते हैं। कह रहा है ऊर्जा एनर्जी, यानी कह रहा है यानी किसी वस्तु, मशीन, मनुष्य अथवा किसी अन्य जीव द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी ऊर्जा एनर्जी किसे कहते हैं, यानी कोई चीज़ के द्वारा कार्य कर रहा है उसमें जो हमारा एनर्जी खर्च हो रहा है उसी को तो ऊर्जा कह रहे हैं। यानी कह रहा है वस्तु, मशीन, मनुष्य अथवा किसी अन्य जीव द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य के समान ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, यानी कार्य के समान ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक पद्धति में मात्रक जूल होता है। एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यानी कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, यानी कार्य प्लस ऊर्जा दोनों का, कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। अब है ऊर्जा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में देखते हैं। ऊर्जा के प्रकार कह रहे हैं
ऊर्जा विभिन्न वस्तुओं में पाई जाती है। ऊर्जा क्या होती है? विभिन्न वस्तुओं में पाई जाती है, इसलिए ऊर्जा विभिन्न स्वरूप होता है। ऊर्जा क्या होता है? विभिन्न स्वरूप होता है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा, कौन ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा जिसे मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, रासायनिक ऊर्जा जिसे केमिकल एनर्जी बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा जिसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा जिसे न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, उष्मीय ऊर्जा जिसे थर्मल एनर्जी बोलते हैं। यानी ऊर्जा कितने प्रकार का होता है? यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा तक होता है। ठीक है, यानी 5 प्रकार के होते हैं ऊर्जा: यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा होता है। ठीक है, अब ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों को समग्र रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। यानी ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों को समग्र रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन? एगो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। एक बोलते हैं गतिज ऊर्जा, दूसरा बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब आते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में जानते हैं, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, यानी कह रहा है किसी गतिशील, यानी अपने शॉर्ट भाषा में जानिए, किसी गतिशील वस्तु को विशेष प्रकार से गति करता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन ये किताबी भाषा कह रहा है, यानी किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी ये भी सही है, किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न कार्य करने की क्षमता को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी जैसे बांध के द्वारा पानी, जैसे तीर से छूटा हुआ बांध, वो क्या है? गतिज ऊर्जा में है। वहीं नदी के द्वारा डैम जो बनाया जाता है, डैम को खोल देने पर जो पानी निकलता है वो भी क्या है? गतिज ऊर्जा में है। ठीक है, अब कह रहा है किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप कार्य के उस परिमाण से की जाती है जो उस वस्तु के विरामावस्था से वर्तमान अवस्था यानी उसकी गति अथवा वेग तक लाने में किया गया है। ठीक है, यानी कह रहा है यानी उस वस्तु को विरामावस्था से वर्तमान अवस्था यानी उसकी गति अथवा वेग तक लाने में किया गया है। अब आते हैं आगे, गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान तथा उसकी चाल अथवा वेग के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होती है। यानी कह रहा है गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान तथा उसकी चाल अथवा वेग के वर्ग के गुणनफल के क्या होते हैं? आधे के बराबर होती है। अब आता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? काइनेटिक हाफ एमवी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ एमवी स्क्वायर। ठीक है, गतिज ऊर्जा से युक्त वस्तुएं, गतिज ऊर्जा से युक्त वस्तुएं यानी चलते वाहनों की ऊर्जा, गतिशील हवा की ऊर्जा, गतिशील हवा की ऊर्जा, दोलन करता हुआ दोलक आदि। अब गतिज ऊर्जा से युक्त वस्तुएं, गतिज ऊर्जा से युक्त वस्तुएं, चलते वाहनों की ऊर्जा, गतिशील हवा की ऊर्जा, दोलन करता हुआ दोलक आदि। अब यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, यदि पिंड का द्रव्यमान क्या कर दिया है? दोगुना कर दिया जाए, तो पिंड की गतिज ऊर्जा भी दुगुनी हो जाएगी। पिंड की गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी। और यदि पिंड का द्रव्यमान घटाकर आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। ठीक है, यानी कह रहा है यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा भी दुगुनी हो जाएगी। यानी द्रव्यमान, ठीक है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, और यदि पिंड का द्रव्यमान घटाकर आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। ठीक है, यानी द्रव्यमान क्या है? घटाकर आधा कर दिया, यानी 1/2 कर दिया जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है यदि किसी गतिशील पिंड का वेग बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। यहाँ पे देखिए, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। और यदि पिंड का वेग घटाकर आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। कैसे? यानी आधा कर देते हैं। ठीक है, 1/2 यानी आधा कर दिया,
उसका अगर हम 1/2 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यही तो दिया 1/4 रह जाएगी, यानी उसकी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, अगर वेग में परिवर्तन के साथ हो तो। अब आते हैं स्थितिज ऊर्जा। हम लोग देख रहे थे गतिज ऊर्जा, ठीक है, उसके हम लोग एग्जाम्पल भी देखे, यानी तीर से धनुष से छूटा हुआ बाण और रोका हुआ चलता हुआ डैम से पानी, ये सब क्या है, गतिज ऊर्जा में। ठीक है, अब देखते हैं स्थितिज ऊर्जा, यानी कह रहा है किसी पिंड की विशिष्ट स्थिति अथवा विशिष्ट संरचना के कारण उस पिंड में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी किसी विशेष बल के कारण कोई वस्तु में संचित ऊर्जा की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि अब यही देखिए, तीर से धनुष से ताना हुआ तीर, जब हम ताने हुए हैं, ठीक है, तो क्या हुआ है, उसमें स्थितिज, जब छोड़ेंगे तभी ना भागेगा, तो पकड़े हुए हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा, छोड़ दिए तो गतिज ऊर्जा में हो गया। अब स्प्रिंग को ताने हुए हैं, जब तक ताने हुए हैं तब तक वो स्थितिज ऊर्जा, छोड़ दिए तो गति में आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है इसे पीई तथा यू से प्रदर्शित किया जाता है। अब स्थितिज ऊर्जा का मापन के बारे में जानते हैं। क्या है स्थितिज ऊर्जा का मापन? अब यानी माना m द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक ले जाया जाता है। कहाँ तक ले जाता है? h ऊंचाई तक ले जाया जाता है। ठीक है, अब पिंड को ऊपर ले जाने की क्रिया में पिंड पर लगे गुरुत्व बल F बराबर mg के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। F बराबर mg के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ठीक है, यह कार्य ही पिंड में स्थित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यह कार्य क्या होता है, पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, U बराबर mgh, U बराबर mgh। अब m द्रव्यमान वाले पिंड को पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक ले जाने पर उसमें स्थित ऊर्जा का संचय होता है। उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, यानी हम ले जा रहे हैं कोई चीज को ऊपर, तो ऊर्जा क्या हो रहा है, संचय हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हम पानी नल से मोटर चलाते हैं, मोटर से पानी टंकी में भरते हैं, टंकी में पानी क्या हुआ, स्थिर हुआ, जब नल खोलते हैं तभी ना नीचे गिरता है। ठीक है, यानी देखिए कह रहा है पिंड की स्थितिज ऊर्जा यानी यू पिंड के गुरुत्व बल F बराबर mg के विरुद्ध h ऊंचाई तक उठने में किया गया कार्य होता है। यानी U बराबर पिंड का भार गुने ऊंचाई, यानी U बराबर mgh हो जाता है। ठीक है, यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है और गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आते हैं, कह रहा है स्थितिज ऊर्जा से युक्त वस्तुएं किसी ऊंचाई पर टंकी में एकत्रित जल पृथ्वी से ऊंचाई पर रखे पत्थर के टुकड़े में स्थितिज ऊर्जा धनुष की कमान खींचने पर उसमें संचित ऊर्जा स्थित होती है। ठीक है, यानी किसी ऊंचाई पर टंकी रखे हुए हैं तो उसमें पानी जो रखे हुए हैं वो क्या है, एकत्रित जल, वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा। पृथ्वी से ऊंचाई पर रखे पत्थर, यानी पृथ्वी से कोई चीज़ ऊंचे रखे हुए पत्थर रखे हुए हैं तो क्या है, वो स्थितिज ऊर्जा है। और टुकड़े में स्थित गतिज ऊर्जा नहीं, सॉरी, यानी ऊंचाई पर रखे हुए पत्थर के टुकड़ा को स्थितिज ऊर्जा में है। ठीक है, धनुष की कमान से रखने पर खींचने पर जो धनुष खींचते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। अब अगला पॉइंट कर रहा है स्थितिज ऊर्जा के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। स्थितिज ऊर्जा के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित, जैसे गुरुत्वीय, क्या है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा आदि होता है। यानी कह रहा है स्थितिज ऊर्जा के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा आदि होता है। ठीक है, कह रहा है स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा में अंतर देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में अंतर, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। कह रहा है स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा नहीं है। स्थितिज ऊर्जा जो है क्रियाशील ऊर्जा नहीं है, गतिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा क्या होता है, क्रियाशील ऊर्जा होता है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यानी ऊंचाई में परिवर्तन अगर होता है तो स्थितिज ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा। और गतिज ऊर्जा यानी वेग में परिवर्तन होने पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। वेग में जब परिवर्तन होगा तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। अब ऊंचाई पर विरामावस्था में स्थित
पिंड में केवल स्थितिज ऊर्जा संचित होता है। कैसा स्थितिज ऊर्जा संचित होता है। ऊंचाई पर अवस्थित गतिशील पिंड में स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा दोनों होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा कैसी है? संचित ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। स्थितिज ऊर्जा किसी मानक स्थिति के सापेक्ष होता है। स्थितिज ऊर्जा किसी मानक स्थिति के सापेक्ष होता है। गतिज ऊर्जा किसी स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। गतिज ऊर्जा किसी स्थिति पर क्या करता है? निर्भर नहीं करता है। अब कह रहा है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कह रहा है। यानी किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उस वस्तु को पृथ्वी तल से उच्चतम स्थिति तक ले जाने में किया जाता है। यानी कह रहा है यानी वस्तु को पृथ्वी तल से उच्चतम स्थिति तक ले जाने में किया जाता है। पृथ्वी तल पर उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा शून्य माना जाता है। यानी स्थितिज ऊर्जा पर जब सबसे ऊंचा हो जाता है तो क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। ठीक है। अब है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानते हैं। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कह रहा है किसी वस्तु में उसकी आकृति अथवा विन्यास कॉन्फ़िगरेशन के कारण संचित ऊर्जा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी किसी वस्तु में उसकी आकृति अथवा विन्यास के कारण संचित ऊर्जा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे स्प्रिंग को खींचने पर तथा घड़ी में चाबी भरने पर उससे संचित ऊर्जा। अब है स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत आवेशित कण एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। यानी अगर विद्युत आवेशित कण एक दूसरे को आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात विद्युत आवेशित निकायों में स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी कह रहा है विद्युत आवेशित निकायों में स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा, जिसे स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब यदि आवेश विपरीत प्रकार के हैं, यदि आवेश क्या है? विपरीत प्रकार के हैं तो उनके मध्य आकर्षण बल होता है। यदि आवेश विपरीत प्रकार के हैं तो उनके मध्य आकर्षण बल होता है। और यदि आवेश समान प्रकार के हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने पर निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है। यानी कह रहा है यदि आवेश विपरीत प्रकार के हैं तो उनके मध्य आकर्षण बल होता है। और यदि आवेश समान प्रकार के हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने पर निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम देखते हैं। क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह रहा है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, परंतु यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट की जा सकती है। अर्थात एक बंद व्यवस्था में संपूर्ण ऊर्जा पारंपरिक नियत रहती है। यानी एक बंद व्यवस्था में संपूर्ण ऊर्जा परिणाम नियत रहती है। परिणाम क्या होती है? नियत रहती है। अब आगे देखते हैं। माना m द्रव्यमान की एक वस्तु, माना m द्रव्यमान की एक वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। माना m द्रव्यमान की एक वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा u का मान mgh, गतिज ऊर्जा का मान 0 होगा। गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए h ऊंचाई पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 0 होगी। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी कह रहा वस्तु के नीचे गिरने पर स्थितिज ऊर्जा
में कमी आएगी तथा गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी। वृद्धि होगी न्यूनतम बिंदु। क्या होगा? न्यूनतम बिंदु। न्यूनतम बिंदु पृथ्वी सतह पर पहुंची वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिकतम हो। यानी न्यूनतम बिंदु पृथ्वी सतह पर पहुंची वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी तथा स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी तथा इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर नियत होगा। इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। अब है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग क्या है? दोनों, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, यानी मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं ऊर्जा रूपांतरण या स्थानांतरण, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? चलिए देखते हैं। कह रहा है जब कोई कारक किसी वस्तु पर कार्य करता है, तो उसमें संचित ऊर्जा अपने मूल रूप से किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अन्य प्रकार की ऊर्जा में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है तथा जिस वस्तु पर कार्य किया गया है उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। उसकी ऊर्जा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इसका अर्थ है कि कार्य करने में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसका मतलब है ऊर्जा का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहा है ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग के बारे में देखेंगे। ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग। ठीक है, ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग। कह रहा है युक्ति, ये हो गया ऊर्जा रूपांतरण, युक्ति ऊर्जा रूपांतरण। ठीक है, सबसे पहले है विद्युत हीटर। विद्युत हीटर को विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। विद्युत हीटर जो होता है क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर, यानी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। लाउड स्पीकर जो होता है तार के माध्यम में क्या जाता है? स्पीकर में जाता है, तो लाउड स्पीकर यानी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कार की जो बैटरी होती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है। अगर फेंके गए जो होता है फेंके गए पत्थर का पेशीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। वाष्प इंजन यानी उष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। वाष्प इंजन क्या करता है? उष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में। विद्युत सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत अपघटन जो होता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत अपघटन जो होता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। बिजली का चूल्हा विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत बल्ब जो होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। क्या बदल देता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। अब है बिजली का पंखा जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। बिजली का पंखा जो होता है विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, अब है टरबाइन। टरबाइन जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, जिससे हम लोग विद्युत पैदा करते हैं, टरबाइन क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पवन चक्की जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत चुंबकीय जो होता है विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदल देता है। परमाणु बम जो होता है रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में बदल देता है। माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सितार जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। मोमबत्ती जो होता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। यानी मोमबत्ती जो होता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। ऊंचाई से गिरते पत्थर की ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल, स्थितिज ऊर्जा क्या करता है? गतिज ऊर्जा में बदल देता है। रेडियो एक्टिव तत्वों को विघटन जो होता है नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश तथा ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। क्या करता है? नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश तथा ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। बिजली की घंटी जो होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। किस?
और टेलीफोन जो होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, अब है ऊर्जा के विभिन्न रूप। कह रहा है ऊर्जा के विभिन्न रूप, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा? सोलर एनर्जी, यानी सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, यानी सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सोलर कुकर, सोलर पैनल आदि सौर ऊर्जा पर आधारित उपकरण है, यानी सोलर कुकर, सोलर पैनल आदि क्या है? सौर ऊर्जा पर आधारित है। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिक के खंडन, विखंडन अथवा संलयन से मुक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। करा नाभिकीय ऊर्जा रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिक के विखंडन तथा संलयन से मुक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम से प्राप्त ऊर्जा आदि। अब है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, यानी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा को ही संयुक्त रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब चाबी भरी हुई घड़ी, चाबी भरी हुई घड़ी, फेंके गए पत्थर, खींचा हुआ तार आदि यांत्रिक ऊर्जा होता है। यानी कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा यानी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा को ही संयुक्त रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। चाबी भरी हुई घड़ी, फेंका गया पत्थर, खींचा हुआ तार आदि यांत्रिक ऊर्जा होती है। क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। अब है प्रकाश ऊर्जा, ऑप्टिकल एनर्जी। क्या है? प्रकाश ऊर्जा, ऑप्टिकल एनर्जी, वह ऊर्जा जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। वह ऊर्जा जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है प्रकाश ऊर्जा कहलाता है। जैसे सूर्य एवं विद्युत बल्ब द्वारा उत्पन्न प्रकाश, सूर्य एवं वह ऊर्जा जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है प्रकाश ऊर्जा कहलाता है। जैसे सूर्य एवं विद्युत बल्ब द्वारा उत्पन्न प्रकाश, सूर्य एवं विद्युत बल्ब द्वारा उत्पन्न प्रकाश। रासायनिक ऊर्जा क्या है? केमिकल एनर्जी, किसी रासायनिक प्रक्रिया में मुक्त की गई ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। किसी रासायनिक प्रक्रिया में मुक्त की गई ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि में संचित ऊर्जा है। कोयला, पेट्रोलियम आदि में क्या है? संचित ऊर्जा है। ठीक है, अब है शक्ति। अब है शक्ति, पावर। अब किसी कारक, मशीन, व्यक्ति अथवा पशु आदि के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं अथवा सामर्थ्य कहा जाता है। कह रहा है किसी कार, मशीन, व्यक्ति अथवा पशु आदि के कार्य करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहा जाता है। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, किसे जाता? P से डिनोट किया जाता है। अब है शक्ति को प्रति इकाई समय, शक्ति को प्रति इकाई समय में उपभोग की गई अथवा स्थानांतरित की गई ऊर्जा की मात्रा के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। यानी कह रहा है शक्ति को प्रति इकाई समय में उपभोग की गई अथवा स्थानांतरित की गई ऊर्जा की मात्रा के रूप में भी क्या कैसा परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, अब है उदाहरण है विद्युत बल्ब की शक्ति, विद्युत मोटर की शक्ति आदि। विद्युत बल्ब की शक्ति, विद्युत बल्ब की शक्ति, विद्युत मोटर की शक्ति आदि। अब है शक्ति का मापन। शक्ति का मापन जानते हैं, शक्ति का मापन कह रहा है किसी व्यक्ति अथवा यंत्र द्वारा किए गए कुल कार्य को उस कार्य में लगने वाले समय को विभाजित करने पर प्राप्त भागफल उस व्यक्ति अथवा यंत्र की शक्ति कहलाती है। यानी कह रहा है शक्ति का मापन यानी किसी व्यक्ति अथवा यंत्र द्वारा किए गए कुल कार्य को उस कार्य में लगने वाले समय से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल उस व्यक्ति को यंत्र की शक्ति कहलाता है। जैसे शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य अथवा ऊर्जा बटा समय, कार्य अथवा ऊर्जा बटा समय, यानी P बराबर W/T। ठीक है, अब है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन तथा वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। ठीक है, शक्ति बराबर बल गुणे वेग, बल गुणे वेग भी होता है। ठीक है, अब है शक्ति एक अदिश राशि है। शक्ति कैसा राशि है? अदिश राशि है जिसका मात्रक जूल पर सेकेंड है, जिसका मात्रक क्या होता है? जूल पर सेकेंड अथवा वाट होता है। यानी शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल पर सेकेंड या वाट होता है। ठीक है, एक वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है,
अब है ऊर्जा तथा शक्ति में अंतर जान लेते हैं। ऊर्जा तथा शक्ति में अंतर, ऊर्जा शक्ति, ठीक है। यानी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को शक्ति का ऊर्जा कहते हैं, और किसी वस्तु के कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यानी क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अब ऊर्जा का मान समय पर निर्भर नहीं करता है, यानी ऊर्जा का मान क्या करता है, समय पर निर्भर नहीं करता है। शक्ति का मान किस पर समय निर्भर करता है, समय पर निर्भर करता है। अब ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है और शक्ति का SI मात्रक जूल पर सेकेंड होता है अथवा वाट होता है, ठीक है। अब एक औसत शक्ति बराबर कितना हो, 746 वाट। एक वाट बराबर कितना हो जाएगा, 1 वाट 746 औसत शक्ति हो जाएगा, ठीक है। अब 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड, यानी 0.239 कैलोरी पर सेकेंड हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, यानी 1.340 औसत शक्ति होगा। अब 1 मेगावाट 10 लाख वाट, यानी 10⁻6 वाट, यानी 1340.48 औसत शक्ति होता है, ठीक है। अब ऐसे सामर्थ्य तथा वेग में संबंध, कह रहा है सामर्थ्य तथा वेग में संबंध। यदि किसी वस्तु या पिंड पर एक नियत बल F लगाने पर वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन हो तो कार्य बराबर होगा बल गुने विस्थापन, यानी W/FD, तथा किसी कारक द्वारा t सेकेंड में W कार्य होता है तो सामर्थ्य बराबर P बराबर W/T होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी निकाय पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जिस परिवर्तन के बराबर होता है वह क्या कहलाता है, कुल ऊर्जा। यानी किसी निकाय पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जिस परिवर्तन के बराबर होता है वह क्या कहलाता है, कुल ऊर्जा कहलाता है। अब एक कार्य का SI मात्रा क्या होता है, जूल। कार्य का SI मात्रा क्या होता है, जूल होता है। अब किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, यानी धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। किसी वस्तु द्वारा कार्य किया गया कैसा हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जूल तथा अर्घ में सही संबंध है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्घ होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्य तथा शक्ति में क्या संबंध है। कार्य तथा शक्ति में क्या संबंध, कार्य बराबर शक्ति गुणे समय, कार्य बराबर शक्ति गुणे समय होता है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर, एक औसत शक्ति बराबर होता है कितना होता है, 746 वाट होता है। एक औसत शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। अब कार्य के अधिकतम मान के लिए थीटा बल तथा विस्थापन की दिशाओं के मध्य के कोण का मान होता है कितना होता है, 0 डिग्री। कह रहा है कार्य के अधिकतम मान, यानी अधिकतम अगर हम कार्य करते हैं तो 0 डिग्री पर अधिकतम कार्य होता है, और थीटा बल तथा विस्थापन की दिशाओं के मध्य का कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है। क्या होता है, 0 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सा मैंने ऊर्जा होता है, कौन होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। यानी भरी हुई चाबी में कौन सी होती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा होता है। कौन ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कह रहा है कि मिलान करना है। कह रहा है मिलान युक्तियां है और ऊर्जा रूपांतरण। अब लाउड स्पीकर यानी लाउड स्पीकर क्या, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। परमाणु बम जो होता है क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। यानी कह रहा है कि परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो जो होता है क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब ट्रांसमीटर जो होता है क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को
चुंबकीय ऊर्जा में बदल देता है। ट्रांसमीटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदल देता है। अब अगला है ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि क्या है, ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, विनाश किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? कौन होता है? गतिज ऊर्जा। पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा। कौन है? गतिज ऊर्जा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन है? स्थितिज ऊर्जा। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन है? स्थितिज ऊर्जा है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन है? स्थितिज ऊर्जा है। अब है अगला क्वेश्चन हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा। हवाओं की ऊर्जा कौन होती है? गतिज ऊर्जा। हवाओं की ऊर्जा कौन होती है? गतिज ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? यानी कह रहा है विस्थापन पर, बल और विस्थापन के मध्य कोण पर। तीसरा है प्रयुक्त बल 1, 2, 3 पर निर्भर करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर रहा है विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल, विद्युत ऊर्जा क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है यानी एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गति ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोध बल लगाए जाए तो क्रमशः x, y, z की दूरी होगी। यानी तीनों जब होगा बराबर, यानी एक समान चलाएंगे चाल से तो समान चाल से ही रुकेगा, तो x बराबर y बराबर z हो जाएगा। यानी कह रहा है यदि किन्हीं वस्तुओं को गतिज ऊर्जा समान है और उन पर समान अवरोधक लगाया जाए तो वे समान दूरी पर ही रुकेंगे। अतः x, y और z आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन क्या हो जाएगा? 2 और 3, यानी अंदर के पहिए पर उल्टेगा और 3 कह रहा है बाहर की तरफ फिसलेगा। बाहर की तरफ फिसलेगा यानी कह रहा है, यानी विचार कीजिए एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन। ठीक है, तो अंदर के पहिए पर उल्टेगा, बाहर की ओर फिसलेगा। बाहर की ओर क्या हो जाएगा? फिसलेगा। ठीक है, यानी tan थीटा बराबर v²/rg, इसी पर ये होगा। यानी कह रहा है, चलिए इसको देख लेते हैं। कह रहा है थीटा बराबर हो गया अभिलंब से झुकाव, r हो गया वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, v हो गया गाड़ी का वेग। यानी यदि कोई गाड़ी वांछित चाल से सापेक्ष तेज चल रही है तो वह मोड़ पर बाहर की ओर फिसलने लगती है, परंतु तब घर्षण बल भी भीतर की ओर लगाकर अतिरिक्त अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर देता है। अभिकेंद्रीय बल क्या कर देता है? प्रदान कर देता है। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चंद्रमा पर लोलक की घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी की जी के मान का 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। यानी कह रहा है चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना होता है? 1/6 होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? यानी टाइम पीरियड घट जाएगा। ऐसी स्थिति में गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी केंद्र घट जाएगा, जिससे झूला आवर्तकाल घट जाएगा, यानी टाइम पीरियड घट जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है झूला झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की अगर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अप्रभावित रह जाएगा। अप्रभावित होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा यदि लोलक घड़ी उपग्रह पर ले जाया जाए तो आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। यदि लोलक घड़ी उपग्रह पर ले जाया जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब सौर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा
में रूपांतरित करता है, सोलर सेल में। किस में से करता है? सोलर सेल। सौर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है सोलर सेल में। ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण होता है किस में? विद्युत ऊर्जा में। किस में होता है? विद्युत ऊर्जा में। यानी माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? विद्युत ऊर्जा में। किस में होता है? विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन कर रहा है 24 नंबर, यानी अश्व शक्ति निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? किसका है? शक्ति का। अश्व शक्ति किसका मात्रक है? शक्ति का। अब अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी। अगर दुगुना कर रहे हैं तो 4 गुनी, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। अगर हम आधा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है। अब है सितार उपकरण किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? किस प्रकार? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार उपकरण किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। कैसे क्या हो जाएगी? 2 गुनी। किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा हो जाएगी, क्या हो जाएगी? दोगुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दोगुना हो जाएगी। कह रहा है किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी और वेग आधा करने पर गतिज ऊर्जा 1/4 गुनी हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा की अधिकतम स्रोत संग्रहित और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? कौन है? ए और बी, यानी नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। अब कह रहा है विकिरण के गुण निर्भर करते हैं किस पर करते हैं? तरंग दैर्ध्य पर। विकिरण के गुण किस पर निर्भर करते हैं? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करते हैं। अब है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किस उपकरण के द्वारा हो रहा है? विद्युत सेल के द्वारा। यानी रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किस उपकरण के द्वारा हो रहा है? विद्युत सेल के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है? विद्युत सेल के द्वारा हो रहा है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, इंजन किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? किस प्रकार का? उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक, यानी इंजन किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब अगला क्वेश्चन है, 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? 2:3 है। अब 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3 होगा। 2:3 होगा। अब एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है? कौन सी है? केवल संवेग सुरक्षित है। कौन संबंधित है? केवल संवेग। यानी एक गोली टकराती है और अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है? केवल संवेग सुरक्षित है। कर रहा है अगला क्वेश्चन, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? यानी भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। भूमि से पहुंचने से ठीक पहले उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बहुत अधिक हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला चैप्टर जो है गुरुत्वाकर्षण, जो कि अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है।